देखो, जहाँ हम लोग आज शुरू करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर और इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक क्वेश्चन पूछाता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग आपको रिसेशन और डिप्रेशन के बारे में जो थोड़ा बहुत सुनते हैं, इस चैप्टर्स में इसका डिटेल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि उससे संबंधित है। वैसे शाब्दिक भाषा में सरकार के द्वारा डेवलपमेंट कामों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार के द्वारा बुनियादी सुविधाओं को विकास के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सरकार के द्वारा रोड बनाना, पुल बनाना, लाइब्रेरी बनाना, कॉलेज बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पुल बनाना, है ना, रेलवे का विकास करना, बिजली घर का विकास करना, टेलीफोन भवन बनवाना, विश्रामालय बनवाना, पेंशन देना, ओल्ड एज पेंशन देना, जगह जगह पे आपका जो मकान बनता है इंदिरा आवास योजना के तहत और बहुत सारी योजनाओं के तहत, इस तरह के जो पैसा खर्च होता है उसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। सरकार के द्वारा पब्लिक के विकास के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज़ करके समझेंगे। ये देखो, हम लोग इस तरह से कुछ स्लाइड बनाए हैं, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड और 3 स्लाइड। इसमें भी और कुछ जोड़ना है, जिससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन खाली इसको पढ़ लेना एक बार है, दोनों भाषा में है। इससे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया हम बता देंगे, क्योंकि हम लोग जब पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बड़ी पैमाने पर जो बात की जाती है और 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की बात आती है। जब हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम केन्स को याद करते हैं, क्योंकि उसके पहले जो है ना, कहा जाता था कि अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। लेकिन जब केन्सियन इकोनॉमिक्स का विकास हुआ, केन्स की जब थ्योरी आई 1929 के बाद, उस समय से सरकारी खर्च को बढ़ाने की बात की गई थी, क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन 2 चीज़ होता है, मैंने बहुत बार बताया है। रिसेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डिप्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसेशन कुछ महीनों के लिए होता है, डिप्रेशन वर्षों के लिए होता है। इसलिए हमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपका यहीं से सोल्व हो जाएगा। देखो, जो हमारा डिप्रेशन है लास्ट फॉर कपल्स ऑफ ईयर, रिसेशन लास्ट फॉर द क्वार्टर्स ऑफ मंथ, ये कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता है। और हम लोग पढ़ते हुए टेक्निकल टर्म में, जब ग्रोथ रेट निगेटिव हो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो उसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। लेकिन ग्रोथ रेट लगातार निगेटिव हो वर्षों तक, है ना, और सरकार की नीति, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक करने के बाद भी अगर वो बाहर नहीं आती है तो उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो रिसेशन है और डिप्रेशन है वो बिजनेस साइकिल का पार्ट है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं इधर, देखो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलता होगा, पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, ऐसा पढ़ते हैं। इसको बिजनेस साइकिल, इसको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं एकदम टफ, एकदम ऊपर की स्थिति में है, एकदम पीक आवर में है, यहाँ स्लम की स्थिति में है ना, एकदम स्लम की स्थिति में है। ये देखिए रिसेशन है, ये डिप्रेशन है, ये रिकवरी है, फिर इस तरह से हमारा साइकिल हमारा चलते रहता है। क्लियर है? 2 चीज़ क्वेश्चन शुरू में बता दिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यहीं से आपको बन गया, रिसेशन कुछ महीनों के लिए, डिप्रेशन वर्षों के लिए। दूसरी बात है, रिसेशन जब होता है ये अपने कंट्री में इसका प्रभाव होता है या लोकल के 1-2 कंट्री में प्रभाव होता है, लेकिन जो डिप्रेशंस होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा, समझ में आया? रिसेशन कुछ मंथ के लिए, रिसेशन कुछ कंट्री के लिए, डिप्रेशन वर्षों के लिए, डिप्रेशन का प्रभाव पूरी जगह के लिए। अब एक चीज़ और देखिए कि हमारा ये रिसेशन आता क्यों है, डिप्रेशन आता क्यों है। रिसेशन या डिप्रेशन एग्रीगेट डिमांड में फॉल होने के कारण होती है। केन्स महोदय ने ऐसा कहा था। इसको बाहर कैसे निकलेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, और एग्रीगेट डिमांड का जो बढ़ाने का तरीका है वही पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा के, क्योंकि रिसेशन या डिप्रेशन में जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाना नहीं चाहते हैं कि उनको फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती है। वैसी परिस्थिति में सरकार को आगे आकर अपना खर्च बढ़ाना है और उसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है।
क्योंकि जब सरकारी एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम कई गुना बढ़ता है, ऐसा केन साहब ने कहा था, जिसे हम लोग मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, इनकम के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ता है, उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, ऐसा केन साहब ने कहा था। हालांकि एक एक्सेलरेटेड थ्योरी है जो कहता है इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, जानते हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट है, एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है मल्टीप्लायर, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब चलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको हम बताएं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपका बन जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उसको ध्यान में रख के इस चीज़ को बनाया था ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ के बाद बन जाए। फिर आइए जो हम बताए हैं उसको थोड़ा देख लीजिए, क्या है बाबू। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन कलेक्टिव नीड्स, मतलब सामूहिक नीड्स एंड वांट्स सच एज पेंशन, प्रोविजंस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब बता दिए थे। देखो बताए थे ना, देखो जी, सार्वजनिक व्यय एक देश की सरकार द्वारा सामूहिक ज़रूरतों के लिए, चापाकल सामूहिक बनता है, पार्क सामूहिक लोगों के लिए बनता है, किसी एक व्यक्ति के लिए सरकारी खर्च नहीं किया जाता है। समझाया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, क्लियर। चलिए इनका नाम सुने हैं केन साहब का, इनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। क्या डिस्कस किया है कि ऐसे हम इसको डिस्कस किए 19वीं सेंचुरी तक public expenditure was limited. Laissez-faire philosophy believed that money left in the private hand could bring better return. ऐसा कौन बोलते थे? लेसेस फेयर की बात कौन बोलते थे? क्लासिकल बोलते थे, क्लासिकल बोलते थे। क्लासिकल में कौन थे? फाउंडर एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ थे। बोलते थे प्राइवेट लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन बोलते थे? क्लासिकल बोलते थे। हालांकि लेसेस फेयर पॉलिसी आया कहाँ से था? हम पहले बताए थे ये मर्केंटलिज्म से आया था, वाणिज्यवाद, याद रखिएगा। हालांकि इस अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो एडम स्मिथ को ही टिक लगाना है, लेकिन वाणिज्यवाद। अब आगे देखिए, इन द 20वीं सेंचुरी जॉन मेयार्ड केन्स, जो देख रहे हैं फिगर में, argued that role of public expenditure in determining level of income and distribution in the economy. Since then, the government expenditure has shown an increasing trend. समझ में आया? हमें पहले बता दिए थे। अब ये जो सरकार पैसा खर्च करेगी वो वाला पैसा टैक्स से और नॉन टैक्स दोनों जगह से पैसा आता है। आई बात समझ में? सरकार को टैक्स से जी पैसा आता है, नॉन टैक्स में हो गया जैसे सरकार की अपनी कंपनी है, रेलवे है, कुछ इंडस्ट्री है डिफेंस वाला, ये सब से भी सरकार को पैसा अच्छा खासी आती है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे अब बात करें। एक चीज़ और याद रखिए, यानी कि केन्स के जो पहले कहते थे ना कि सरकारी खर्च जो है सिर्फ डिफेंस पे करना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने पिक्चोरियल से दिखलाया है, हालांकि फिगर उतना अच्छा नहीं आया है। इन द 17th century एंड 18th century पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज कंसीडर ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब है ना 17वीं और 18वीं शताब्दी में, यानी कि जब पीरियड किसका था? एडम स्मिथ का था, क्लासिकल था, तो कहता था उस समय के जो सोचने वाले विद्वान थे, थिंकर बिलीव्ड गवर्नमेंट शुड स्टे विथ देयर ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन डिफेंस एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मतलब क्लासिकल कहते थे कि सिर्फ पैसा इसी पर खर्च करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस विभाग, डिफेंस विभाग, बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्राइवेट हाथ में छोड़ देना चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन कहते थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। और क्लासिकल में कोई एक व्यक्ति नहीं थे, क्लासिकल में डेविड रिकार्डो भी थे, एडम स्मिथ भी थे, जेस मिल भी थे। आई बात समझ में? लेकिन फाउंडर उसका जो थे वो एडम स्मिथ ही को ही माना जाता है। ठीक है, अब आइए, अब है कि कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में होता क्या क्या है। जैसा कि हम शुरू में बता दिए थे, जैसे आपका सबसे पहला सोशल प्रोटेक्शन।
सोशल प्रोटेक्शन क्या? पेंशन। आप लाइफ टाइम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पहले जब तक जिंदा होते थे रिटायरमेंट के बाद तब तक पैसा मिलता था। फिर 2000 के बाद ये बंद हो गया, जिसकी बहुत सारी सरकार ने फिर से डिमांड की है। उसमें कुछ राज्य सरकार जैसे पंजाब है, जैसे बंगाल है, जैसे हरियाणा है, और कुछ जगहों पे शुरू किया, छत्तीसगढ़ भी शायद शुरू किया था, लागू नहीं हो पाया था, ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत इसमें, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ आती है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलता है, जैसे मनरेगा वगैरह में है। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर कुछ दिन के बाद काम नहीं मिला तो भी पैसा वगैरह आपको मिलता है। इसको सोशल प्रोटेक्शन हम लोग कहते हैं, समझ में आया। दूसरा आपका हेल्थ देख रहे हैं कि हेल्थ है, रिसर्च एंड R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है। जैसे एम्स है या सदर हॉस्पिटल होता है हर जिला लेवल पर, या PM जैसा हॉस्पिटल होता है, या ग्रामीण गांव में भी मोहल्ला हॉस्पिटल वगैरह दिल्ली में चला है, या फिर और भी छोटे छोटे हॉस्पिटल यूनिट खोला जा रहा है। ये सभी पर सरकार पैसा अच्छा खासा खर्च करती है, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं जो इकोनॉमिक्स हैं, जो फिलोसफर है, कि हेल्थ एजुकेशन सरकार की तरफ से फ्री में ही देना चाहिए। जैसे अमेरिका जो है ना, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्कीम है, इलाज वगैरह रहने वगैरह के लिए, जिसको ओबामा केयर भी कहते थे। बाद सरकार तो बदली, लेकिन स्कीम अभी है ही है वहाँ पे, जिसमें जो ओल्ड एज वाले होते हैं उसके लिए अच्छी खासी सुविधा विभिन्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिया जाता है फॉर दी ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम लोग कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा है जनरल पब्लिक सर्विसेज, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, फाइनेंशियल एंड फिजिकल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन इकोनॉमिक एड, पब्लिक डेट ट्रांजैक्शन, R&D रिलेटेड, है ना। जैसे देखते हैं कि श्रीलंका में संकट आया, अफगानिस्तान में संकट आया, इटली में संकट आया, तो सरकार अपने तरफ से कुछ पैसा भेजती है मदद के लिए। ये सब सरकारी एक्सपेंडिचर में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, ताकि भविष्य में अगर हमें ज़रूरत होगा तो हमें भी आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका है एजुकेशन। आप देख ही लें, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्सरी एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एजुकेशन, ये सारी चीज़ सरकार अपना पैसा खर्च करती है। गांव में जो स्कूल देखते हैं, फिर प्राइमरी आंगनबाड़ी वगैरह होता है, उसको प्री प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी स्कूल होता है ना, सरकार बहाली भी की है। सेकेंडरी यानी कि जो 10+2, उसके बाद टर्सरी यानी कि जो BA MA करते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एग्रीकल्चर जो है कृषि विज्ञान केंद्र, हर देखते होंगे जिला में कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, तो इसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च वगैरह भी आपका होता है ना। और बहुत सारे शोध संस्था हैं जहाँ से PhD वगैरह होता है। जैसे अगर इंडिया लेवल पे बात करें, जैसे IGDIR, जो वहाँ पढ़ाई भी होती है, रिसर्च भी होता है, जो कि RBI का एक विश्वविद्यालय है ना। ICSSR, ये सब जो है इस रिसर्च की काम होती है अलग अलग चीज़ों में, साइंस के सेक्टर में, सोशल साइंस के सेक्टर्स में। तो सरकार से पैसा अच्छा खासा खर्च करती है। जो मैंने डिस्कशन किया उसके हिंदी वर्जन भी नीचे है, दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर में जनरल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, फ्यूल एंड एनर्जी, कमर्शियल एंड लेबर अफेयर्स, फॉरेस्ट्री, फिनिशिंग, इन सभी चीज़ों पर काफ़ी पैसा सरकार खर्च करती है ना, ताकि समाज में जो व्यवस्था हमारा बना रहे। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी के लिए आपका जो है पुलिस फोर्स है, फायर प्रोटेक्शन है। जैसे अब आग लग जाती है तो फायर प्रोटेक्शन को बुलाते हैं, फायर जो होते हैं वो आपसे पैसा नहीं लेते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है बहुत पैसा, लेकिन बुलेवे नहीं करते हैं, वो फ्री सर्विसेज है, नहीं सुनते हैं 101 डायल कीजिए सब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी होती है। तो पब्लिक पुलिस के लिए, फायर प्रोटेक्शंस के लिए, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट वगैरह है, प्रिजन मतलब जेल होता है, ये सारी इसलिए चीज़ें की व्यवस्था की जाती है ताकि समाज में कोई शराब पी रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, उसको सुधारा जाए। हालांकि इसमें सरकार की अच्छी पैसा खर्च होती है, लेकिन फिर भी जो है पीस एंड हार्मोनी के लिए सरकार को इन सभी कामों को ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन वगैरह होता है। रिक्रिएशन, कल्चर एंड रिलीजन्स, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स देखते होंगे। स्पोर्ट पे सरकार पैसा काफ़ी खर्च कर रही है कि अच्छा कोई खेल के आगे उसको हम सरकारी नौकरी देंगे, बहुत सारे लोग को दिया भी गया है।
कल्चरल सर्विसेज है। देखिए होता है क्या कि लोग जब खुश होते हैं तब कहता है कि नहीं हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर जा रही है। उसके लिए जगह जगह के बच्चों के लिए पार्क है, इको पार्क है, बच्चों के लिए बहुत सारे पार्क हैं। शुरुआती दौर में फ्री में होता था, बाद में इसको मेंटेन करने के लिए 5 रुपया चार्ज लगा दिया गया। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, क्लियर है। तो चूँकि होता है कुछ चीज़ें ऐसी लगाई जाती है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे बच्चे नहीं आते हैं तो उसको फ़ाइन देना होता है, समय पर फॉर्म नहीं भरते उसको फ़ाइन देना होता है। फॉर्म तो भरने देंगे। तो आर्थिक दंड लगाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि पैसा कमाना। आर्थिक दंड लगाने का होता है कि भविष्य में काम आप नहीं करें, इसलिए आर्थिक दंड लगाया जाता है। सरकार को कोर्ट है, जेल है, पुलिस है, इन सभी विभागों पे काफ़ी पैसा खर्च होता है। क्यों? ताकि जैसे देखते हैं ना कि हर जगह पे रेड लाइट लगा दिया, एक्सीडेंट ना हो, उसमें सरकार के अच्छी पैसे खर्च होती है। कैमरा लगा दिया, हालांकि कुछ लोग को तकलीफ होती है, उसका उद्देश्य ये नहीं होता पैसा कमाना, फाइन भरवाना। उसका उद्देश्य होता है कि जागरूक बनिए। 2 हेलमेट पर नहीं लगाते तो फाइन होता है। तो हम बोले टैक्स और नॉन टैक्स, तो नॉन टैक्स में फीस आता है, पेनाल्टी भी आता है। तो पेनाल्टी कई एक तरह का होता है, फाइन होता है, स्कूल फाइन, लेट फिर भरते उसका फ़ाइन। लाइब्रेरी से किताब ले जाते हैं तो एक दिन अगर 3 दिन तक रखने का है, अगर चौथा दिन दिए तो 1 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 5वां हर दिन 1 रुपये जोड़ के लगेगा, यानी 1 महीने रख ले 30 रुपये लगे। इसलिए ऐसा दिया जाता है ताकि आप किताब लेंगे दूसरे, यानी कि ये सारी चीज़ें की जाती है बहुत सारे सरकार की ओर से, ताकि हमारा जो समान प्रशासन व्यवस्थित आपका रहे। अब देखते हैं कि जो इफेक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट पूछता है कि इसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे क्या होगा, इसका इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर, थोड़ा इसका लाइन पढ़िए ज़्यादा क्लियर होगा। इट इज जनरली पॉइंटेड आउट दैट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट आर नॉट प्रोडक्टिव। आमतौर पर यह बताया जाता है कि सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय उत्पादक नहीं होते। उदाहरण के लिए रक्षा और नागरिक प्रशासन, पुलिस, जेल, न्यायिक पर सरकारी खर्च को अनुत्पादक कहा जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं करता। एक तरफ तो याद रखिए कि डिफेंस पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट रूप से, लेकिन ये प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि अगर इन सभी चीज़ों का विकास होता है तो रोजगार भी मिलता है ना। एक तरफ क्या है वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन जैसे अब मान ले मंदिर बना, तो मंदिर बना नो डाउट ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन एक तरफ कहते हैं इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा, बहुत सारे लोगों का दुकान खुला, एयरपोर्ट बना, पर्यटन का विकास हुआ। तो 2 रूप है, दोनों तरफ से सोचिएगा। इससे मैंने दोनों चीज़ का डिस्कशन कर दिया है। एक तरफ इसको अनप्रोडक्टिव कहते हैं, लेकिन इससे भी रोजगार अर्थव्यवस्था में बढ़ा है। इसका एग्जाम्पल आप अयोध्या से दे सकते हैं। हम धर्म की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ पर्यटन का विकास होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है, रोजगार बढ़ेगा। और वहाँ नया एयरपोर्ट बना तो सैकड़ों लोगों को काम मिलेगा, बहाली अलग से हुआ होगा, है ना। इतने सारे होटल्स खुले तो हमको लगता है हज़ारों लोगों का काम मिला होगा, वहाँ के लोकल लोगों को काम मिला होगा। दाढ़ी बनाने वाले से लेके चाय वाले से लेके प्रसादी वाले तक को रोज़गार मिला। हालांकि वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। रिलीजन्स पर या शादी विवाह पर जब पैसा खर्च होता है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है, लेकिन एक तरफ अनप्रोडक्टिव है, दूसरे तरफ रोज़गार भी पैदा करता है। अब देखो इट इज़ ट्रू, इसका आगे का जवाब, यह सच है कि रक्षा और नागरिक प्रशासन पर सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष रूप से अनुत्पादक है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन है, देखो जी अनुत्पादक है, लेकिन वो भी कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, या थोड़ी देर बाद स्पष्ट किया जाएगा। इसे मैंने इस पर डिस्कशन कर दिया है। अनप्रोडक्टिव किस में है? डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करती है ना। आगे देखिए, इसके अलावा एक विकसित अर्थव्यवस्था के सामने मामले में
उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव विकासशील अर्थव्यवस्था से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उसमें परिस्थितियों काफ़ी भिन्न होती है। क्लियर है? क्योंकि दोनों कंट्री का सिचुएशन अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर गरीब का इनकम बढ़ता है, अगर देश गरीब है और इनकम वहाँ बढ़ता है, तो वहाँ की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा। और अमीर का इनकम बढ़ता है तो उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा। नहीं समझे? नहीं, इनकम के बढ़ने पर जो कंजम्पशन बढ़ता है, एडिशनल इनकम के बढ़ने पर एडिशनल जो कंजम्पशन बढ़ता है, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होगा तो देश में डिमांड अधिक होगा, देश में डिमांड अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा, और प्रोडक्शन अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा। हाँ, मार्जिनल का मतलब ही एक्स्ट्रा होता है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद एक चैप्टर पढ़िए ना, माइक्रो शुरू हो रहा है कल से, तो सबसे पहला दिन या दूसरा दिन मार्जिनल ही बताते हैं। मार्जिनल मतलब एडिशनल। एडिशनल इनकम के बढ़ने से जो हमारा एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मतलब इनकम बढ़ने के बाद कंजम्पशन में क्या चेंज होगा। फार्मूला लिखवाने पूरा पढ़ाया जाएगा इसको। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर है। अभी ग्राफ शुरू कहाँ हुआ समझ में आएगा, अब न कल से शुरू होगा। माइक्रो में पहला दिन ग्राफ है ना है। माइक्रो इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो पहला दिन जो पढ़िएगा कल पीपीसी, उसमें कम से कम 20-25 ग्राफ वहीं से बन जाएगा। फिर ग्राफ का जो भूत है उससे भाग जाएगा। इन लोग जो पढ़ा है हमसे ग्राफ क्लास में बताएंगे। 6 महीना भी क्लास चलेगा तुम्हारा। क्लास में तो जो माइक्रो पढ़ा है तो शुरुआत करो तो देखोगे, ये कथा कहानी भी चलेगा ना, कि कथा कहानी से क्वेश्चन पूछेगा। सब तो इकोनॉमिक्स ही है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स पार्ट है। और ग्राफ जो है इक्वेशन है, वो यहाँ जो बच्चा पढ़ता है 6 महीना उसका भूत भाग जाता है ग्राफ का। इसलिए सब के लिए तो, क्योंकि अब हीरो बनिएगा पढ़िएगा तो थोड़ा सा भी वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट इज लॉन्ग रन प्रोसेस, है ना। अब लोग 3 साल, 6 महीना पहले क्लास तो रेगुलर कीजिए, 6 मंथ तो समझ में आएगा कि क्या मैंने खोया क्या मैंने पाया। नौकरी होना ना होना वो किस्मत की बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स 100% सीखेंगे, ये हमारी गारंटी है अगर क्लास में रहते हैं तब। अभी तक आप लोग गायब नहीं हैं, जो भी क्लास में रहेगा सीखेगा। इकोनॉमिक्स इक्वल टू फिजिक्स, यानी कि जब कल से माइक्रो शुरू होगा तो माइक्रो में 3 क्लास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताएंगे। उसके बाद फिर डिमांड में ग्राफ है, इलास्टिसिटी डिमांड में ग्राफ है, फार्मूला वहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी इक्वेशन तो सेंट्रल में ही बता देंगे, तो हर दिन जो है नया चीज़ मिलेगा। फिर स्टैटिक्स पढ़िएगा तो हर दिन 5 गो फार्मूला मिलेगा। तो पढ़ना है, जैसे कि मान ली होता है क्या है कि जो 3 साल में बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ते हैं, तो 3 साल के चीज़ों को 6 महीने में कवर करना आप लोग को है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा जो पढ़ाते हैं। एनीवे हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, बेर तुम बढ़े चलो। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल आउटपुट एंड टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, ये हम शुरू में बताए थे कि जब अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन, वहीं से हम शुरुआत किए थे। रिसेशन हो तो इसकी क्या भूमिका होती है। देखिए भूमिका ही होती है, अगर डिप्रेशन के समय अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च बढ़ेगा, जो हम बताए हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, पेंशन है, विश्वविद्यालय है कि नहीं। कभी कभी फ्री भी देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज भी देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिमांड को बढ़ाना। डिप्रेशन क्यों आता है, एग्रीगेट डिमांड में कमने के कारण। ये बाहर कैसे निकलेगा, डिमांड बढ़ने के बाद। डिमांड कैसे बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर उस समय नहीं आएगा, तो किसको आगे आना होगा, सरकार को आना होगा। केंद्र साहब कहते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि अगर रोजगार नहीं है, रोड रही सही है तो रोड तोड़वा दीजिए, फिर से रोड बनवाइए, है ना। तो उससे क्या होगा, उसको आपका बैठा के पैसे नहीं देना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होता, सिस्टम फेल हो जाएगा। उसको रोड तोड़वाइए, रोड बनवाइए, है कि नहीं, पेड़ लगाइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा,
रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट बनवा दीजिए, मत जहाज चलवाइए। 1929 में 50 एयरपोर्ट पे काम लगवा दिए, एयरपोर्ट बन बाद में उसका यूज हुआ। वो तो अलग बात है, बीटा के हम लोग एग्जाम हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर बनना शुरू हो, अब जैसे बन रहा है ना, अगर आपके एरिया में पुल जो बन रहा है तो रोजगार मिल रहा है कि नहीं? माइग्रेशन रुका ना, कि जो लोग बाहर जाते थे वो रुक गया। यानी कि हमारे यहाँ जो रिसेशन, अच्छा ये बताओ कैसे हम कहेंगे बिहार में रिसेशन और डिप्रेशन है? सबसे अधिक महंगा ज़मीन तो यहीं मिल रहा है, पैसा है तब ना। यहाँ तो BMW कार भी खरीदा जाता है, कार का बिक्री सबसे अधिक कार यहाँ चल रहा है, सबसे अधिक प्लेन पे चलने वाले लोग। अलग बात है कुछ लोग बाहर में रह के कमाते हैं, लेकिन जब काम यहाँ मिलना शुरू हो गया तो आज के डेट में जो पुल बन रहा है यहाँ पर झारखंड से, बंगाल से, यूपी से लोग काम कर रहे हैं। टीचर की वैकेंसी है, उसमें भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं। तो अब सरकारी खर्च बढ़ा एक तरह से, हालांकि सरकार अगर सैलरी देगी तो पैसा तो फिर यहीं खर्च होगा। यहाँ पे परिवार के साथ रहना है तो मान लीजिए कुछ बाहर के लोग हैं तो कितना पैसा सेविंग करेंगे? 20%, 30%, 70% पैसा यहाँ खर्च होगा ना। अगर सरकार रोजगार देगी तो डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रोसेस हमारा चलते रहता है। आई जो हमारा विशेष सर्किल है में बंधा हुआ था अर्थव्यवस्था, वो ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलेगा। इसलिए इसमें बड़ी भूमिका इसका होती है। डेवलप इकोनॉमी ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन ए ग्रिप ऑफ डिप्रेशन, खासकर जो डेवलप नेशन होते हैं, जैसे कि 1929 में हुआ था, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर खर्च बढ़ाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था जो डिप्रेशन से है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो थोड़ा इसको पढ़िए और समझिए। इन द मॉडर्न टाइम्स द गवर्नमेंट मॉडिफाई द फ्री वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म in respect of income distribution, not only through the division, है ना, through the devising proper taxation structure, but also through the various form of the public expenditure। पहले वाला जैसे अभी रियल लाइफ में कोई भी इकोनॉमी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। इवन अमेरिका को हम बात करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ना, वहाँ भी कुछ सरकार वेलफेयर के लिए स्कीम चला रही है, तो उसका बर्डन सरकार खुद उठाती है ना। तो अगर मान लिया कि लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा, किसी रूप में जाए, वो स्कॉलरशिप के रूप में जाए या मान लिया कि पेंशन के रूप में जाए। पेंशन दो प्रकार का होता है, पढ़िएगा, राष्ट्रीय बताएंगे। एक होता है ओल्ड एज पेंशन, एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन है कि बूढ़ा हो गए हैं, आप कहीं काम उम नहीं किए हैं, फिर भी सरकार आपके खाते में 1000 2000 महीना डाल देती है। रिटायरमेंट पेंशन होता है कि जब आप 30 साल 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं तो जो पैसा जो कटता है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलता है। दोनों का काम सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आज पेंशन बंद हो गया तो अगर अभी जो नौकरी कर रहे हैं और जो रिटायर करेंगे उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मतलब कि आप नौकरी ख़त्म, सैलरी बंद, तो दिक्कतें आएगी ना। तो अगर हम वेलफेयर चाहते हैं तो वही ना कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सैलरी कमा लीजिए लेकिन हम लोग को ओल्ड एज पेंशन में डाल दीजिए, यानी सॉरी हमको ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दीजिए। नया पेंशन स्कीम ठीक आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम इन फेवर ऑफ पुअर। कह रहा है जो अधिक इनकम वाले हैं सरकार उस पर टैक्स लगाती है और उस टैक्स से जो पैसा आता है वैसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है उसको सरकार सब्सिडी के रूप में पैसा देती है ना। क्लियर है, ताकि हमारे का जो इनइक्वालिटी है, यानी कि सरकार इनइक्वालिटी को कम करने के लिए टैक्स लगाती है एक वर्ग पर, दूसरे को इसका बेनिफिट सब्सिडी के रूप में या किसी और माध्यम से देती है ना। द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट, इसमें इसलिए जोड़ दिया ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। एक है ब्लैक ट्यूसडे, किसको बोलते हैं जी? क्योंकि अक्टूबर 29 को ये जो है ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जो मार्केट वहाँ कोलैप्स किया था। द ग्रेट डिप्रेशन started in the United States after the major fall in stock prices that began around September 4, 1929
एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड न्यूज विद द स्टॉक मार्केट क्रैश अक्टूबर 20, यानी इसको ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। डेट याद रखिएगा, ब्लैक ट्यूसडे। 1929 से 1932 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल कर गया था, घट गया था 15% से। बाई कंपेरिजन वर्ल्ड वाइड जीडीपी फेल बाई लेस देन 1%। देखो तुम लोग को याद होगा 2008 में 1% जीडीपी घटा था, तो बहुत समस्या हो गया था, है ना, 1%। और जो 1929 में आया था वो 15% जीडीपी घट गया था वर्ल्ड वाइड। तो सोचो कितना प्रभाव पड़ा होगा। 1% में अकबका आ गया लोग, है कि नहीं। और उस समय ये सब याद रखिएगा, कितना परसेंट, 1%। इसको बोलते हैं 2008 वाले को ग्रेट रिसेशन, और उसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में 15% जीडीपी घटा था, ग्रेट रिसेशन में 1% जीडीपी घटा था। 1% से कोहराम मच गया, तो 15% से क्या हुआ जरा कल्पना कीजिए। वैसी स्थिति में केन्स का जो पॉलिसी था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, यही अर्थव्यवस्था को ठीक करेगी, इसकी ये भूमिका रही है। आई बात समझ में? क्लियर? डाउट? डाउट? डेटा याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है याद? उस समय जब बनाइएगा तो याद रहेगा कि सर एक अंतर न है। ऐसे नहीं देता है क्वेश्चन, ऐसे किसी भी कंपटीशन में वैसे क्वेश्चन नहीं देता है। कंपटीशन का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। कंपटीशन को इसलिए कंपटीशन में सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिस होगा एक आध सप्ताह बाद है ना, कुछ पढ़िएगा तब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, नहीं समझे। कुछ टॉपिक कवर होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, तब कहेंगे टॉपिक में पढ़े थे। अभी तो डेली कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, तो बड़ा ब्रॉड एरिया ना है, क्वेश्चन सब बनना। फिर क्वेश्चन कब बनेगा? जब कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंप्लीट कर लेंगे माइक्रो का। क्वेश्चन कब बनेगा? जब नेशन का कंप्लीट कर लेंगे मैक्रो का। क्वेश्चन कब बनेगा? जब इंडियन का एक दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन कब बने? जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन का जब सब पढ़ेंगे तब कहेगा ये छूट रहा है, आगे बन जाएगा। तो जब हम लोग एक एक चैप्टर दो दो चैप्टर पढ़ लेंगे और तब क्वेश्चन बैंक पे आएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसे मान ले कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना है। आराम से एक सप्ताह 10 दिन पढ़ेंगे, जब हर टॉपिक में कवर होगा उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा जी, फटाफट अपना बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें एक चीज ध्यान रखा गया है, देखिए अंडरलाइन किए हैं, ऐसे इसको भी हम डिस्कस कर दिए थे कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है इसको लिए सरकार खर्च बढ़ाती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हम बताए हैं, है ना, मनरेगा में दिया जाता है, अगर काम नहीं मिला तो फ्री पैसा मिलेगा। सिकनेस बेनिफिट, हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसा मिलता है। आयुष्मान योजना का नाम सुने हैं ना, इस योजना के तहत 5 लाख का सरकारी खर्च खुद उठाएगी। ठीक है, ये सब है। ओल्ड एज पेंशन, जो गांव में बूढ़ा लोग हो जाते हैं उसको सरकार पैसा देती है, यद्यपि वो जिंदगी और कुछ नहीं करते, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सम ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी मेजर विच हेल्प टू पीपुल एट ए टाइम ऑफ कंटिजेंसी, मतलब इमरजेंसी में काम देती है। भारत में हाल के वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट, क्वेश्चन पूछा है कि हाल के वर्षों में कौन कौन से राज्यों ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम को शुरू किया है। इसमें से कुछ है, कुछ और जुड़ा है, जोड़ देंगे। जैसे हरियाणा, जैसे पंजाब, जैसे दिल्ली इंट्रोड्यूस द ओल्ड एज पेंशन। इसमें बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार चेंज हुआ तो शायद लागू नहीं करेगी। तो इसको एक क्वेश्चन बनता है कि हाल के वर्षों में कौन कौन से राज्यों में ने या कौन कौन से राज्य भारत में ओल्ड एज मतलब कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रखी है। हालांकि बंगाल कभी ख़त्म किया ही नहीं है, तो बंगाल में पहले से आपको है, इसलिए बंगाल का नाम नहीं लिखे हैं। अब देखिए यूएसए में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेट ब्रिटेन में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम टू हेल्प द पीपुल इंगेज, है ना, इंगेज विद द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, एंड दिस कंट्री गवर्नमेंट स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी
ऑन द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। यद्यपि हालांकि ब्रिटेन तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फिर भी वहाँ अपने जो बूढ़े लोगों के लिए है उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च करती है वेलफेयर स्टेट के नाम पर, कि अगर मान ले कोई अनएम्प्लॉयड है, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ तो बूढ़ा और पैसा नहीं मिलता होगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से पैसा उन लोगों के विकास में पैसा खर्च करती है। ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। ये भी मैंने बताया है, सब्सिडी जैसे आप राशन पीडीएस समझते हैं, पीडीएस समझते हैं, पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नहीं समझते हैं? कोटा का दुकान समझते हैं गांव में, उसी को बोलते हैं पीडीएस। वहाँ मिलता है करासन तेल, अब शायद नहीं मिलता, चीनी, गेहूँ मिलता है, हाँ तो वही है, तो उसमें सब्सिडी मिलता है। एक्चुअली मार्केट में प्राइस कुछ और होता है, लेकिन आपको कम दाम पे मिलता है, तो बाकी के डिफरेंस पैसा कोई पे करती है, सरकार पे करती है। एलपीजी में भी मिलता है कुछ स्कीम के तहत सब्सिडी, फ्री मिलता है, कुछ मिलता है तो फ्री में कंपनी थोड़ी देती है, सरकार उसको पैसा देती है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद फूड ग्रेन, शुगर, करेसन, ये सब आपको वहाँ पर दिया जाता है, सब्सिडी में दिया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? दो चीज़ आता है, कल बताए थे, पहला हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। इसमें क्या क्या हम शुरू में बता चुके थे, एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारी चीज़ों पर सरकार पैसा खर्च करती है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में जैसे आपका है ना कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, अंत्योदय अन्न योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना हो गया, ये सभी सरकार पैसा खर्च करती है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाती है। इनकरेजमेंट टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पर लेबर का उपयोग कम होता है और मशीन का उपयोग कम होता है, नहीं लेबर का उपयोग ज़्यादा होता है और मशीन का उपयोग कम होता है, तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जहाँ पे मशीन का उपयोग अधिक होता है और लेबर का उपयोग कम होता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो सरकार इस तरह के इंडस्ट्री की विकास करना चाहती है, कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री, जिसमें रोजगार अधिक मिले, और सरकार उसके लिए लोन जो देती है उसमें 10 लाख लोन लीजिए, 5 लाख चुकाइए। 5 लाख कौन देगी? सरकार देगी सब्सिडी के रूप में, यानी आपको बैंक देती है 10 लाख, वापस लेगी 5 लाख, इंटरेस्ट लगेगा 5 लाख पर, तो जो 5 लाख मिला वो सरकार देती है कि ताकि आप लोग अपने पैर पे हो जाएं, पैर पे खड़े हो जाएं। ठीक है। उसके बाद है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम पीपीटी क्लासेस के बाद शेयर कर देंगे, आप लोग देखिएगा।